अस्सलाम वालेकुम क्लास, वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, कंटिन्यू करते हैं। आज लास्ट सेशन में जो है वो आप लोगों का क्विज भी है। ठीक है, लास्ट टाइम हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट आर एमआईएस के हम नीड देख रहे थे कि नीड क्या है, व्हाट आर द नीड्स ऑफ एमआईएस, कुछ उसके हमने पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे कि how data is transformed into information and how this information is useful for organizations in order to process their day-to-day tasks। हमने ये भी देखा था कि बिजनेस प्रोसेस क्या हो सकता है, कोई भी मेन ऑब्जेक्टिव जिसको अचीव करने के लिए आप डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल डेवलपिंग, आपने न्यू प्रोडक्ट डेवलप करनी है, कोई मार्केट प्लान बनाना है, हायरिंग एन एम्प्लॉय, तो दीज ऑल आर द डिफरेंट टास्क। और इन टास्क को अचीव करने के लिए आप डिफरेंट प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए कोई भी एक टास्क या कोई एक ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं। ठीक है, सो योर मेन टास्क, अगर हम मैं अभी क्या आप स्टूडेंट लाइफ की बात करूँ, सो योर मेन टास्क इज टू गेन एजुकेशन एंड गेट डिग्री। ठीक है, सो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। अब इस ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए आप क्लासेस ले रहे हो, आप क्विजेस दे रहे हो, आप असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हो, प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, सो दीज ऑल आर द प्रोसेसेस व्हिच यू आर फॉलोइंग in order to meet the objective, and objective is getting good scores and getting knowledge। ठीक है, सो ये प्रोसेस है। ठीक है, और हम अब ये कह रहे हैं कि आईएस जो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो बहुत सारे प्रोसेसेस को, बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर रहा है। मतलब पहले जो काम मैनुअली पेपर वर्क रजिस्टर पे होता था वो अब सारी चीज़ें ऑटोमेट हो गई हैं, जिससे हमें ह्यूमन पावर कम और जो रिसोर्सेज कंप्यूटर टर्म में ज़्यादा चाहिए। ओके, अजान हो रही है, हम अजान 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, अजान हो जाए फिर कंटिन्यू करते हैं।
ओके जी, कंटिन्यू करते हैं। कल का अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, क्या ऑन कैंपस तो हो नहीं रही, तो मे बी के हों क्लासेस, बट अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। मैं एक बार कंफर्म कर लूंगी, फिर जो मुझे अपडेट मिलती है वो मैं फिर ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, सो दीज वर द सम बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स जिसकी बेसिस पे हम जो है ये डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि किस क्यों कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी क्यों इंफॉर्मेशन सिस्टम पे इतना ज़्यादा जो है वो इन्वेस्ट करे। सो दीज आर सम स्ट्रेटेजिक जो है वो हमारे पास बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको मीट करने के लिए, जिनकी वजह से आईएएस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ऑपरेशनल एक्सीलेंस, new product services and business models, customer and supplier intimacy, improved decision making, competitive advantage, and in order to survive. So these were some objectives जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन सिस्टम पे काम करने पर ये ऑब्जेक्टिव्स हमें गेन हो रहे हैं। ठीक है, हमने देखा कि आईएएस की हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन जो हमारे पास रिक्वायर्ड होती है उसको प्रोड्यूस कर रहा होता है। हम इंफॉर्मेशन सिस्टम में डिफरेंट एक्टिविटीज और प्रोसेसेस फॉलो हो रहे होते हैं जिसकी बेसिस पे हमें कोई सेट ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रहा होता है। ये मैं लास्ट क्लास का रिवाइज करवा रही हूँ। मेन हमारे पास फंक्शनैलिटी क्या होगी, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एंड फीडबैक ऑफ आईएएस। ठीक है, तो ये हमने एक डायग्राम डिस्कस की थी अगर आप लोगों को याद हो लास्ट क्लास में, जिसमें हमारे पास इनपुट और ये पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमारे पास इनपुट आ रहा होगा एंड देन वो इनपुट प्रोसेस होगा, क्लासिफिकेशन होगी डाटा की, डाटा अरेंज होगा किसी ऑर्डर में, और अगर कुछ कैलकुलेशन वगैरह हो रही है वो सारी चीज़ें आपकी प्रोसेसिंग में आएंगी। देन आउटपुट विल बी जनरेट एंड अगेन फिर इनपुट आ रहा होगा और ये साइकिल आपके पास रिपीट हो रही होगी। इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो लोग हमारे पास कनेक्टेड है, ऑर्गेनाइजेशन है। इंफॉर्मेशन सिस्टम के बाहर आउटसाइड जो लेयर है वो ऑर्गेनाइजेशन की है। ऑर्गेनाइजेशन का अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट और फीडबैक और सोर्स ऑफ इनपुट कहाँ है, कहाँ से डाटा इंफॉर्मेशन सिस्टम में एंटर हो रहा है, थ्रू डिफरेंट सप्लायर्स, कस्टमर्स, रेगुलेटरी एजेंसीज, डिफरेंट स्टॉक होल्डर्स एंड कॉम्पिटिटर्स। तो यहाँ से डाटा आ रहा होगा और इंफॉर्मेशन सिस्टम इनपुट लेने के बाद, प्रोसेस करने के बाद, आउटपुट जनरेट करने के बाद फीडबैक मेंटेन कर रही होगी। एंड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो टॉप प्लेयर है वो हमारे पास एनवायरनमेंट की है, जिसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ रहे होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो दैट आर द मेन फंक्शन ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली कोई भी ऐसा काम जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी मैनुअल कर रही थी उसको वो थ्रू ए सिस्टमेटिक प्रोसेस कर रही हो, कोई ऐसा ऑटोमेट सिस्टम हो जो उस मैनुअल काम को रिड्यूस कर सके और सारी इंफॉर्मेशन एक सिस्टम में जा रही हो जिसमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व हो। आपका हार्डवेयर भी अगर आप कनेक्ट करना चाहें तो करें। बेसिकली एक ऐसी चीज जो रजिस्टर से हटकर एक सिस्टम में आ गया। वो सिस्टम क्या है, किसी मशीन पे आपका डाटा है, कहीं डेटाबेस पे डाटा प्रॉपर स्टोर हो रहा है। यू डोंट हैव टू मैनेज रजिस्टर्स, यू हैव टू मैनेज डेटाबेसेस। और वो डेटाबेस एक्सेल फॉर्म में भी हो सकती है, उसका फॉर्मेट कोई भी हो सकता है। बस आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका डाटा कहीं एक सिस्टम में पड़ा है, सो दैट आप उसको इजीली रिट्रीव कर सकें, इनपुट देना हो ऐड कर सकें, अपडेट कर सकें, वहां से डिलीट करना हो तो इजीली डिलीट कर सकें। व्हाट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम वर्सेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर आर बेसिकली हमारे पास फाउंडेशन टूल्स हैं। जैसे कि हमारे पास मटेरियल्स और टूल्स यूज होते हैं किसी हाउस को बिल्ड करने के लिए। कैन नॉट प्रोड्यूस रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। जब हम कंप्यूटर प्रोग्राम की बात करते हैं या हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सो दीज आर जस्ट टूल्स विच आर यूज टू फैसिलिटेट, हमें फैसिलिटेट करने के लिए यूज हो रहे हैं। इटसेल्फ ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब कोई टूल, अगर हम कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक टूल लॉन्च हुआ है या एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि हम कोई टूल यूज कर रहे हैं, सो टूल तो बना हुआ है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कितना इफेक्टिवली उस टूल को यूज कर रही है, दैट्स मैटर। वो सॉफ्टवेयर तो एज इट इज बहुत अच्छा चला है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन उस पर फेल नहीं, उस पर काम नहीं कर सके, इट डजंट मीन कि वो टूल अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रॉपरली अडॉप्ट नहीं कर सकी। सो वहां पे वो ये कह रहे हैं कि कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम या इटसेल्फ कोई भी सॉफ्टवेयर इटसेल्फ इतना सफिशिएंट नहीं होता जब तक आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज ना कर सकें, प्रॉपरली उसको अपने पास यूज ना कर रहे हो। सो दैट आर नॉट इनफ फॉर प्रोड्यूस रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। आपको उसके साथ बहुत सारी चीजों को मर्ज करके, कंबाइन करके एक साथ चलना होता है।
ठीक है, हमने डायमेंशंस देखी थी कि जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमारे पास 3 ब्रॉड कैटेगरीज आ रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, टेक्नोलॉजी इटसेल्फ एंड मैनेजमेंट इटसेल्फ। ऑर्गेनाइजेशन वाला एरिया क्या होगा, व्हाट इज द हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की क्या है, स्टेक होल्डर्स कौन कौन से, स्टॉक होल्डर कौन कौन से, सारी चीजें क्या है हमारे पास। नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में हमारे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लाइक ऑर्गेनाइजेशन इज ये बता रही है कि सीईओ कौन होगा, हमारे पास डायरेक्टर्स कौन होंगे, मैनेजर मींस मैनेजमेंट की हायरार्की क्या होगी, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, कौन कौन सी जॉब पोस्ट हैं, जॉब से रिलेटेड जो है जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, वो सब चीजें ऑर्गेनाइजेशन में आएंगी। टेक्नोलॉजी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, कौन कौन से हार्डवेयर यूज हो रहे हैं, उसकी तमाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर यूज होगी। हम नेटवर्क कौन सा यूज कर रहे हैं जिसपे इंटरनेट अवेलेबल है, और कोई और सॉफ्टवेयर है, रिपोर्टिंग के लिए हम कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, यूजर इनपुट के लिए कोई हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, अकाउंट्स की सारी डिटेल के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर है, एम्प्लॉय की जो सैलरी कैलकुलेशन उसके लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, तो ये सब चीजें टेक्नोलॉजी के अंदर आएंगी। एंड नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में हमारे पास क्या चीज आएगी। ओके, सो मैनेजमेंट हमें क्या बता रही होती है, मैनेजमेंट इज दैट कि कौन सा काम किसने कैसे करना है। ठीक है, सो मैनेजमेंट हमें ये बता रही होती है, मैनेजमेंट कि हमने काम किस तरीके से करना है। ठीक है, मैनेजर को कौन रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट करने के बाद मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिसोर्सेज से काम किस तरीके से कर रहा है, कौन सा काम किसको असाइन करना है, कौन सी रिसोर्स को यूटिलाइज कैसे करना है, वो सारी चीजें मैनेजमेंट के अंदर आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल डायमेंशन। ऑर्गेनाइजेशनल डायमेंशन हमें क्या कह रही होती है, वॉइस सही नहीं आ रही है, अच्छा एक मिनट रुको। जी क्लियर है, अब आ रही है आवाज। ओके, अच्छा एक क्यूरी है कि स्टेक होल्डर और स्टॉक होल्डर में डिफरेंस क्या है। अच्छा, स्टेक होल्डर्स वो सारे लोग जो किसी ना किसी तरीके से उस सॉफ्टवेयर से या उस ऑर्गेनाइजेशन से इफेक्ट हो रहे हो। ठीक है, अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, एक कंपनी की बात करूं, तो उसमें जितने लोग अफेक्ट हो रहे होंगे, लेट से अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय हैं तो उसके एम्प्लॉय उसके स्टेक होल्डर्स होंगे। मींस अगर कोई पॉलिसी चेंज होती है तो उसका इफेक्ट उन एम्प्लॉयज पे भी आएगा। दीज आर स्टेक होल्डर, जो उसके कस्टमर्स हैं वो भी उसके स्टेक होल्डर्स होंगे। स्टॉक होल्डर्स कौन होंगे, जिनका अपना शेयर होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में। सो वो स्टॉक होल्डर्स होंगे जिनका अपना, जिस जो शेयर होल्डर है जिनका शेयर हो, जैसे कहते हैं ना पार्टनर्स हैं, 3-4 पार्टनर्स ने मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो पार्टनर्स स्टॉक होल्डर होंगे जिनका जिनका शेयर होगा 20%, 70% या 30-30% या 50-50%, अगर दो पार्टनर्स है तो वो स्टॉक होल्डर्स हैं। और स्टेक होल्डर्स कौन होंगे, जो थ्रू आउट उस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट होंगे, वो उसके स्टेक होल्डर्स होंगे। जो उसके एम्प्लॉय हो गए, जो उसके कस्टमर हो गए, वो सब स्टेक होल्डर्स होंगे। स्टॉक होल्डर इटसेल्फ भी स्टेक होल्डर हो सकते हैं।
ठीक है, अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यूनिवर्सिटी के इटसेल्फ जरूरी नहीं है कि कोई स्टॉक होल्डर हो। लेट से अगर कोई पार्टनर नहीं है, कोई ऐसी जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जिसका कोई पार्टनर नहीं है, तो वो उसका कोई स्टॉक होल्डर नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो उसके स्टूडेंट, उसके फैकल्टी, उसके मैनेजर, सारे एकेडमिक ऑफिसर्स, फैकल्टी, प्रोफेसर, वो सारे कौन है, वो स्टेक होल्डर्स हैं जो अफेक्ट हो रहे हैं। अगर कंपनी की या यूनिवर्सिटी की कोई पॉलिसी चेंज होती है तो वो उसका इफेक्ट स्टूडेंट पे, फैकल्टी पे, सब पे पड़ेगा। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन अच्छी होती है तो उसका इफेक्ट स्टूडेंट्स पे भी पड़ेगा, टीचर पे भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें स्टेक होल्डर्स, वो लोग, वो सारे लोग जो कंपनी की परफॉर्मेंस से इफेक्ट हो, वो स्टेक होल्डर्स होते हैं। और स्टॉक होल्डर्स वो होते हैं जिनका अपना शेयर हो। तो स्टॉक होल्डर्स को हम शेयर होल्डर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल डायमेंशन हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट लेवल्स एंड स्पेशलिटीज इन इन अ फर्म। ठीक है, कि स्ट्रक्चर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कौन कैसे क्या काम करेगा। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, वो भी स्टेक होल्डर, स्टॉक होल्डर जो है वो स्टेक होल्डर भी होगा। क्योंकि उसका भी अगर लेट से अगर मैं पार्टनर हूँ और कंपनी पे प्रॉफिट हुआ है किसी चीज का, तो मैं स्टॉक होल्डर तो हूँ, लेकिन मैं भी अफेक्ट होंगी। स्टेक होल्डर तो मैं भी हूँ। स्टेक होल्डर बाय डिफॉल्ट जो स्टॉक होल्डर्स हैं वो स्टेक होल्डर भी होंगे। वो सारे लोग जो उस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हैं वो स्टेक होल्डर्स तो हैं ही। उनमें से स्टॉक होल्डर्स वो होंगे जिनका शेयर हो या कोई बिजनेस में उन लोगों का इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल डायमेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इज, स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, डिफरेंट लेवल एंड स्पेशलिटीज बता रहे हो आपको। ठीक है, क्या हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी किसके पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, सीनियर मिडिल ऑपरेशनल मैनेजमेंट किस तरीके से होगी, नॉलेज सर्विस क्या होगी, डेटा वर्कर्स कौन कौन होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें। बिजनेस प्रोसेसेस में हमारे पास क्या क्या चीजें आएंगी, ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट्स इट वर्क थ्रू इट्स हायरार्की एंड बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस प्रोसेस कैसे फॉलो होगा। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्ट्रक्चर मेंटेन है उसके थ्रू जो है वो डेटा उस हायरार्की में मूव होगा, और उसके बिजनेस प्रोसेसेस के थ्रू। जी, वो स्टेक होल्डर्स भी होंगे और स्टॉक होल्डर्स भी होंगे अजान, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगेन, स्टेक होल्डर तो हर बंदा होगा जो उससे कनेक्ट होगा। हर वो बंदा जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट है थ्रू एनी चैनल, वो उसका स्टेक होल्डर है। चाहे वो पीएन हो, चाहे वो उसका ओनर हो, वो कोई भी हो, वो उसका स्टेक होल्डर है। स्टॉक वो होगा जिसने इन्वेस्ट भी किया हो, तो वो बाय डिफॉल्ट स्टॉक होल्डर स्टेक होल्डर भी होगा। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस कैसे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट्स इट्स वर्क थ्रू इट्स हायरार्की एंड बिजनेस प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट कैसे कर रही होगी, कोई भी एक पॉलिसी बनी, वो हायर मैनेजमेंट ने फॉरवर्ड की आपके मिडिल मैनेजमेंट में, मिडिल मैनेजमेंट ने तमाम एम्प्लॉयज को वो चीज अपडेट कर दी। सो दैट इज कोऑर्डिनेशन। कि हमारे पास बिजनेस प्रोसेस एक है कि अगर कोई ईमेल करनी है, किसी को किसी चीज पर नोटिफाई करना है, तो उसको एक ईमेल नोटिफिकेशन भेजते हैं। सो दैट इज अगेन अ बिजनेस प्रोसेस। कल्चर क्या है, वेज ऑफ डूइंग थिंग, पार्ट इज एम्बेडेड इन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, कल्चर हमें क्या कह रहा है कि हमने कल्चर को कैसे फॉलो करना है। हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कल्चरल और कुछ बिहेवियर्स होते हैं, जो कल्चरल बिहेवियर्स होते हैं, जिनको हम कह रहे हैं कि किस तरीके से हमारे पास जो है वो, अगर हम कल्चर की बात करें, बिहेवियर की बात करें, तो ड्रेसिंग सेंस क्या होगी। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, ओवर टाइम क्या है, तो ये सब कल्चरल बिहेवियर्स होंगे। ठीक है, जैसे हमारे एलएमएस पे लिखा होता है, एलएमएस विल नॉट बी अवेलेबल ऑन गेजेटेड हॉलीडेज, पहले लिखा होता था। लेकिन अब वो उन्होंने 24 आवर्स कर दिया, क्योंकि अब सब चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। इससे पहले ये होता था कि जो ऐसी छुट्टियों वाले दिन होते थे उसमें एलएमएस अवेलेबल नहीं होता था। लाइक संडे को 6 बजे के बाद, 6 बजे तक चलता था, उसके बाद बंद हो जाता था। और आपकी कोई भी, जैसे कश्मीर डे है, 23 मार्च है, 14 अगस्त है, इन डेज पे जो, ये डेट कौन सी डेट्स हैं, ये हमारे कल्चर में ये ऐड, हमारे उसमें जो है ये चीजें जो है वो ऐड हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने उसका पार्ट अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी एम्बेड किया है।
सो कल्चर इज दैट कि कोई ऐसी चीज जो फिजिकली जिसकी एग्जिस्टेंस हो हमारे कल्चर में, हमारे रूटीन प्रैक्टिस में, उसको हम इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी कहीं ना कहीं एम्बेड करें जहां जरूरत हो. सो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशनल डायमेंशन के अंदर आएंगी. ठीक है, ये हमारे पास लेवल्स इन अ फर्म: सीनियर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट. सेकंड, मैनेजमेंट डायमेंशन हमें क्या बता रही है? डिसीजंस किस तरीके से लेने हैं, एक्शन प्लान किस तरीके से, काम कैसे करना है, कौन सी रिसोर्स को कौन सा काम असाइन करना है. मैनेजर सेट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी फॉर रिस्पॉन्सिंग टू बिजनेस चैलेंजेस. जो भी बिजनेस चैलेंजेस हैं उनके लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वो आपके मैनेजर सेट कर रहे होते हैं. ठीक है. इन एडिशन मैनेजर मस्ट एक्ट क्रिएटिवली, क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ओकेजनली रिक्रिएटिंग द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जो मैनेजमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन की यूजली वो आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट कर रही होती है, क्योंकि जो आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो थ्रू आउट जो इतनी एसेज जो है वो एक्टिवेट नहीं होती. ठीक है, वो मेन पॉलिसी बिल्डिंग या रूल्स वगैरह के लिए यूज होती है. कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हो तो वो वहां तक पहुंचता है. वहां उससे पहले जो सारी मैनेजमेंट होती है वो ऑर्गेनाइजेशन खुद कर रही होती है, अपनी मिडिल लेवल मैनेजमेंट. हाँ, कोई ऐसी चीज आ गई जिस पर डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, कोई अर्जेंसी है, तो फिर उसमें आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगी. ऐसे डे टू डे टास्क में आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट ऐसे इतनी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती. ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट के अपने अपने मैनेजर्स होते हैं, वो थ्रू आउट डिपार्टमेंट की फंक्शनैलिटी को मैनेज कर रहे होते हैं. तो ये सारा काम मैनेजमेंट डायमेंशन के अंदर आता है. थर्ड वन इज टेक्नोलॉजी डायमेंशन. टेक्नोलॉजी डायमेंशन में आईटी, इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास आता है. ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हमने किस तरीके से काम करवाना है, हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, इंस्ट्रक्शन कंट्रोल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कौन कौन से इम्प्लीमेंट हुए हैं, कौन कौन से और जो है वो इम्प्लीमेंट होंगे. डेटा मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, डेटा को किस तरह मैनेज करना है, कौन सा डेटाबेस यूज करना है, डेटा को स्टोर किस तरीके से करवाना है. नेटवर्क एंड टेलीकम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी. नेटवर्क एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में मीन्स हमने नेटवर्क इंटरनेट कहाँ पे चल रहा है, कौन सा हमारे पास डोमेन परचेज किया, हमें किस तरीके से कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं हम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. थ्रू हम नेटवर्क चैनल कम्युनिकेट कर सकते हैं, थ्रू ईमेल कम्युनिकेट करना है, टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन करनी है, तो टेली कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग सर्विस किस तरीके से है. क्या कोई ऐसा ग्रुप बना हुआ है नेटवर्क जिसमें कोई एक ग्रुप एक पोस्ट शेयर करनी है तो वो सबको एक्सेसिबल हो, उनमें से कुछ लोगों को फिल्टराइज करना है कि इन इन पर्टिकुलर लोगों को नोटिफाई करना है, तो वो सब काम कैसे होगा. नेटवर्क इज बेसिकली हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर लिंक कंप्यूटर्स के हमने अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को किस तरीके से लिंक किया है. इंटरनेट नेटवर्क टू प्रोवाइड सर्विसेज, डिफरेंट इंटरनेट पे चलने वाली सर्विसेज हमने कैसे प्रोवाइड करनी है. www वर्ल्ड वाइड वेब सर्विस टू स्टोर रिट्रीव इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है, काम करना है तो इंटरनेट एक्सेस भी चाहिए. ठीक है, तो वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है, ये सब आईटी में आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली क्या कह रहा है, प्लेटफॉर्म दैट द फर्म कैन बिल्ड ऑन इट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम. ठीक है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि हमने अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम में किस तरीके से जो है वो डिफाइन करना है कि हार्डवेयर क्या होगा, सॉफ्टवेयर क्या होगा, उसको इंफॉर्मेशन सिस्टम पे हमने इंटीग्रेट किस तरीके से करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स पे हम कैसे काम करेंगे. ओके, बिजनेस पर्सपेक्टिव ऑन आईएस. ठीक है, हमारे आईएस पे इंफॉर्मेशन सिस्टम में बिजनेस का पर्सपेक्टिव क्या है. आईएस इंस्ट्रूमेंट फॉर क्रिएटिंग वैल्यू टू फर्म्स. वो कह रहे हैं कि हम इंफॉर्मेशन सिस्टम पे इसलिए काम कर रहे होते हैं यूजली ताकि हमारी जो फर्म की वैल्यू है वो इंक्रीज हो सके. जो काम हम मैनुअली कर रहे थे वो काम ऑटोमेट हो जाए ताकि एफिशिएंट हो, इफेक्टिव हो और कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम हम परफॉर्म कर सकें. ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में उतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू होंगे. इट विल इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड रेवेन्यू एज वेल. ठीक है, वेरिएशन इन रिटर्न्स. ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं, लेट से आपने बहुत ज़्यादा टूल्स यूज़ कर लिया, आपने नए नए सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करवा दिए, इट डज नॉट मेक टू मच मनी और रेवेन्यू फॉर यू. ठीक है,
उससे ज़्यादा अगर आप इंफॉर्मेशन सिस्टम पे फोकस करेंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम को पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, वो ज़्यादा आपको बेटर रिजल्ट जनरेट करेगा एज कम्पेयर टू आईटी। एडॉप्टिंग राइट बिजनेस मॉडल अकॉर्डिंग टू न्यू टेक्नोलॉजी, कॉम्प्लीमेंट्री इन्वेस्टमेंट जो हमने करनी है, ठीक है। तो ये चीजें अगर आप इस पे फोकस कर लेंगे, फैक्टर्स दैट केस द वेरिएशन इन रिटर्न्स। वेरिएशन इन रिटर्न्स कब आती है? जब आप राइट बिजनेस मॉडल चूज करेंगे कि नई टेक्नोलॉजी के लिए, लेट्स से एक नया टूल हमने यूज किया है, उस टूल के लिए कौन सा प्रोसेस हमें फॉलो करना है। तो अगर आप उस पे फोकस करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको देगा। कॉम्प्लीमेंट्री इन्वेस्टमेंट, साथ साथ हमने कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी है थ्रू आउट। लेट्स से कोई ट्रेनिंग सेशन करवाने हैं एम्प्लॉयज के, हमें कोई वर्कशॉप करवानी है जिससे उनकी नॉलेज बढ़े, उनकी इंफॉर्मेशन बढ़े। हमने कोई नया बिजनेस प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवा दिया कि हम ये काम जो करते आ रहे हैं इसमें ये फ्लॉज हैं, अगर हम एक नया प्रोसेस फॉलो करें तो उससे हमें ये बेनिफिट गेन हो सकते हैं। सो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें आप एक्स्ट्रा तो पे करेंगे लेकिन उसके रिजल्ट्स भी आपको अपने रिटर्न में, रेवेन्यू में मिलना शुरू होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एसेट्स क्या है आपके पास? एसेट्स रिक्वायर्ड टू ड्राइव वैल्यू फ्रॉम अ प्राइमरी इन्वेस्टमेंट। आपने एक दफा जो इन्वेस्टमेंट कर दी उसके बाद भी आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा, सो दैट आपकी जो है वो रिटर्न्स और ज्यादा इंक्रीज हो सके। देखो कभी भी कोई जो है ना वो एक जगह पे स्टॉप नहीं करेगा, ठीक है। अगर मुझे किसी चीज में कोई सक्सेस मिल रही है तो मैं कोशिश करूंगी मैं उससे और आगे जाऊं। तो जाहिर है जब मुझे और आगे जाना पड़ेगा तो मुझे इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, ताकि कहते हैं ना जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ज्यादा चांसेस ऑफ गेन ज्यादा होगा, जितनी कम इन्वेस्टमेंट होगी उतना कम प्रॉफिट होगा। तो जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। कॉम्प्लीमेंट्री के मीनिंग्स हैं विच इज नॉट नेसेसरी, विच इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ, बट आप उस पर भी फोकस कर रहे हैं सो दैट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि एक्स्ट्रा एक चीज आप किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, ठीक है। किसी को अप्रिशिएट करने के लिए, अगर हम इंग्लिश में इसकी एक्चुअल मीनिंग देखें, कॉम्प्लीमेंट मीन्स किसी को अप्रिशिएट करना, लेकिन अगर हम इस टर्मिनोलॉजी में कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री के मीनिंग्स यहाँ पे ये हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड बट फिर हम उनको एज अ कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। कभी ऐसा होता है ना, कोई सर्विसेज दे रहे होते हैं या कोई पुराने कस्टमर्स को कॉम्प्लीमेंट के तौर पे एक सर्विस एक्स्ट्रा दे दी कि ये चीज भी हम आपको इसके साथ ये भी एक्स्ट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, सो वो कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स नॉट ऑर्डिनरी, कॉम्प्लीमेंट मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें भी हम ऐड करें जो कि डिफाइन नहीं है, हम उस पर भी काम करें। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, आप टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करें और लोगों पे भी इन्वेस्ट करें सो दैट उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, वो और ज्यादा बेटर वे में काम कर सकें। Firms supporting their technology investment with investment in complementary asset receive superior return. Let's say हमने कोई नया प्रोसेस मॉडल इंट्रोड्यूस किया या हमने एक नया टूल इंट्रोड्यूस किया विच वाज मैंडेटरी कि हर हाल में हमने इस टूल पे काम करना है, ठीक है। अब उस टूल थोड़ा पे काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं थ्रू एग्जांपल इसको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। थ्रू एग्जांपल इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, शायद आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ आ जाए। ठीक है, लेट सपोज कि एक ऑर्गेनाइजेशन है एबीसी कॉर्पोरेशन। वो एबीसी कॉर्पोरेशन जो है वो एक पुराने सॉफ्टवेयर पे काम कर रही है, जिसपे पुराने टूल पे काम हुआ है रिपोर्टिंग के लिए। अब मार्केट डिमांड आई कि मार्केट पे उस ऑर्गेनाइजेशन से मिलती जुलती और जितनी सेम ऑर्गेनाइजेशन हैं वो एक किसी और नए टूल पे काम कर रही हैं। तो एबीसी कॉर्पोरेशन ने कहा कि हम भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसी टूल पे काम करेंगे, ठीक है, जो उसके जो है अकॉर्डिंगली, सो दैट हमें भी प्रॉफिट गेन हो और हम कॉम्पिटेटिव भी रह सकें क्योंकि हमारे सारे पार्टनर इसी तरीके उसी टूल पे काम कर रहे हैं। अब उन्होंने उस टूल को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करवा दिया विच इज मैंडेटरी, ठीक है, क्योंकि सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे इन ऑर्डर टू स्टे इन द मार्केट। जब उस पर काम करना शुरू किया तो उस टूल पे काम करना बहुत डिफिकल्ट है। आपके रिसोर्सेज बहुत एक्सपीरियंस है, लेट्स से 8-8 10-10 साल पहले का उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, नए टूल पे काम करने में उनको हो रही है थोड़ी प्रॉब्लम। अब आप क्या करेंगे? आप एज अ कॉम्प्लीमेंट्री उस टूल को की लॉन्चिंग के साथ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के साथ आप उसकी एक ट्रेनिंग भी रखवा दें। अब ट्रेनिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट तो देनी पड़ेगी। अब एक्स्ट्रा कॉस्ट इन टर्म ऑफ मनी भी होगी, इन टर्म ऑफ टाइम भी होगी। इन टर्म ऑफ मनी, आपने कोई
ट्रेनर हायर करना पड़ेगा, जो टूल आपको सिस्टम चाहिए होंगे ताकि जो ट्रेनिंग वो दे रहे हो, बाकी सब लोग रिसोर्सेज चाहिए होंगे, आपको स्पेस चाहिए होगी, आपको कमरा चाहिए होगा। ठीक है, ये तो इन टर्म ऑफ मनी हो गया। इन टर्म ऑफ आपके पास टाइम क्या होगा? अगर एक बंदा 9 to 5 की जॉब कर रहा है, आप उसको 2 घंटे की ट्रेनिंग दे रहे हो, तो वो 9 to 5 की जॉब उसकी 9 to 3 की हो गई। 2 आवर्स आपने उसको कहा कि आपने ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना है, तो आपका टाइम को भी आपने इन्वेस्ट किया। ठीक है, वो 2 घंटे दे रहा है, या अगर आप ओवर टाइम ले रहे हैं तो वो भी इन्वेस्टमेंट है। सो ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एसिड आपने ये किया कि आप एक टूल ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और उसके साथ साथ उसकी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। तो अब एम्प्लॉयर सेटिस्फैक्ट्री होंगे, ठीक है हमारी जॉब सिक्योर है, जिस टूल पे हमें आज से 10 दिन बाद काम करना है, हमें उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है, जो कि एक कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेनिंग है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजी पे भी इन्वेस्ट करें और साथ साथ अपने लोगों पे भी इन्वेस्ट करें, अपनी रिसोर्सेज पे, अपने एम्प्लॉयज पे भी इन्वेस्ट करें, सो दैट उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, और जब किसी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो वो ज्यादा बेटर काम करता है। तो वो ये कह रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एसिड्स आर दोज एसिड विच आर नॉट मैंडेटरी, बट इन ऑर्डर टू प्रोडक्टिव यू हैव टू ऐड देम। अगर आप उनको ऐड करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि 2 अप्रोचेस हैं हमारे पास, टेक्निकल अप्रोचेस एंड बिहेवियरल अप्रोचेस। ये हमारा MIS है। MIS को हमने कुछ लेवल्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज टेक्निकल एस्पेक्ट में हमने डिवाइड कर दिया, एंड सेकंड वन इज बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच हमें क्या कह रही है कि हमने किन किन चीज़ों को माइंड में रखते हुए जब हम ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं, जब हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमें टेक्निकल और बिहेवियरल अप्रोच की रिस्पेक्ट से किस तरीके से चीज़ों को डिवाइड करना है। अगर हम टेक्निकल अप्रोचेस की बात करें तो इसमें हमारे पास मैनेजमेंट साइंसेस, कंप्यूटर साइंस एंड ऑपरेशन रिसर्च। मैनेजमेंट साइंस में सारी जो है हमारे पास